हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन बी के बारे में। यह वीडियो का सेकेंड पार्ट है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में जो है विटामिन ए की संपूर्ण जो है जानकारी दिया हूँ, जिसमें बताया हूँ कि विटामिन ए क्या काम करता है, उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, उसको ठीक कैसे करेंगे, अगर अधिक हो जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ये सारी जानकारी उसमें है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। और ये विटामिन बी की जानकारी, इस वीडियो में विटामिन बी की जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला जो है वो विटामिन बी1 है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि विटामिन बी1 जो है ये क्या काम करता है, क्या कार्य है इसका, और इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलता है, अगर ये बीमारियां हो जाए तो कैसे हम ठीक करेंगे, कौन कौन सी दवाइयां देकर जो है इसको ठीक किया जा सकता है, इसके डोज कितनी हो सकती है, और मान लीजिए विटामिन बी1 हमारे बॉडी में अधिक हो जाए तो हमारे बॉडी में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जो जानकारी होगी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है। तो दोस्तों, विटामिन बी1 को हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं, ये पहली बात याद रखिएगा। यह एक प्रकार का वाटर सोलुबल विटामिन होता है, यानी ये वाटर में जो है घुल जाता है, और इसकी कमी से जो है बेरी रोग हो जाता है। बात करें कि विटामिन बी1 यानी थायमिन का काम क्या है, ये क्या कार्य करता है, तो सबसे पहला जो काम है ये बुझिए, ये जो है फिजिकल ग्रोथ में सहायता करता है। थायमिन जो है हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यह विटामिन भूख को भी बढ़ाता है। जब भूख बढ़ती है तो व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन लेता है, जिससे बॉडी को सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं और बॉडी की ग्रोथ होती है। यानी जिन व्यक्तियों में विटामिन बी1 की कमी होती है उनमें भूख धीरे धीरे कम होती जाती है, और अंत में उन्हें भोजन की प्रति उनकी रुचि ही समाप्त हो जाती है। तो ये पहला काम है। दूसरा काम है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी विटामिन जो बी1 है ये कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करता है। यह विटामिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी का निर्माण होता है, ये सभी को लगभग पता ही है। समय और तो और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे जो सेल है उनकी श्वसन क्रिया में भी काफ़ी मदद करता है, और एनर्जी के निर्माण के समय बीच में यह पायरुविक एसिड बनाता है, और यह पायरुविक एसिड को एसीटेट में बदल देता है और आगे की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तीसरी जो इसका काम है वो है डीएनए और आरएनए के निर्माण करना, यानी ये हमारे बॉडी में डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और अगली जो इसका काम है, यह विटामिन जो विटामिन बी1 है यह नर्वस फंक्शन को भी ठीक रखता है। हमारी जो नर्व फंक्शन है, नसें हैं, उनको भी ठीक रखता है, और तो और ये नर्व के आवरण जो माइलिन शीथ है उसको भी हेल्दी और चुस्त बनाए रखता है। नर्वस सिस्टम ब्रेन सेल को भी ठीक रखता है, और उसके ठीक रहने से हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन का जो सेल है वो भी अच्छी तरह से काम करता है। इसके अलावा जो अगली काम है वो पाचन क्रिया में हेल्प करता है। ये जो है हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी डाइजेशन में भी मदद करता है। यह विटामिन पाचन तंत्र और आंतों की सही से कार्य करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन बी1 की कमी के कारण पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। जिन भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी1 की कमी हो जाती है उनकी पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, और धीमी पड़ जाने की वजह से भूख की कमी हो जाती है। आंतों में कई तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, और आंतों में अल्सर, आंतों की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो इसका जो है ये अगर इसकी कमी हो जाएगा तो पाचन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है व्यक्ति में हो जाता है। तो ये इसका काम है कि ये पाचन तंत्र को भी ठीक रखता है। अगला जो काम है ये भोजन की इच्छा ना होना। यदि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगता हो तो उसमें ये काफ़ी मदद करता है। तो ये जो है
इसकी कमी से भोजन की इच्छा नहीं होती है, यानी व्यक्ति में भूख नहीं लगता है। अपच, बदहजमी, भूख की कमी, डायरिया, कब्ज इत्यादि पर भी यह कंट्रोल पाने के लिए विटामिन B1 जो है बहुत ही आवश्यक जो है विटामिन है। इसके कमी से डायरिया, वोमिटिंग, पेट दर्द की शिकायत भी बनी रहती है व्यक्तियों में। अगली जो काम है, यह बॉडी की आंतरिक जो अंग है उनको भी हेल्दी रखता है और उनकी क्रियाशील को बनाए रखने में भी काफ़ी मदद करता है, इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यह सेल को जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है, यह हमारी जो कोशिका है उनको ताकत भी प्रदान करता है। और अगली जो काम है, यह विटामिन जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल होता है, जो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, कण होती है, उनकी रोगाणु जो भक्षण होती है उस कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो WBC होता है ये क्या करता है, अगर खाने के द्वारा या जो है बाहर से कोई कीटाणु चला जाता है तो उन कीटाणुओं को यह भक्षण कर जाता है, मार देता है और उनको खा जाता है। तो उसकी भक्षण क्षमता जो कैपेसिटी होती है उसको भी बढ़ा देता है विटामिन B1। अब हम बात करेंगे कि विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी के जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में अगर थायमिन की कमी हो गया है, विटामिन B1 की कमी हो गया है, तो उसके बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, जब भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन B1 युक्त जो भोजन अगर हम नहीं करते हैं या कोई व्यक्ति नहीं करता है तब बॉडी में इसकी कमी हो जाती है। या अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों में भी जो है विटामिन B1 की कमी हो जाती है। या उन लोगों में भी विटामिन B1 की कमी मिलती है जो व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेते हैं। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त अगर भोजन खाते हैं, रोटी हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, इस टाइप के जो भोजन करते हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो उनके शरीर में भी विटामिन B1 की कमी होता है। लेकिन दाल, हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हैं, लेकिन अगर वो जो है विटामिन जो पत्तेदार सब्जियां है और दाल है, ये जो भोजन है वो नहीं करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं लेकिन हरी सब्जियां, दाल जो है, फ्रूट्स नहीं लेते हैं, तो उनमें यह जो है विटामिन B1 की कमी हो जाती है। इसके अलावा पॉलिश किए गए चावल का भी रेगुलर अगर यूज करते हैं उनमें भी विटामिन B1 की कमी हो जाती है। या ऑपरेशन के बाद भी विटामिन B1 की कमी हो जाती है। तो थायमिन की कमी से व्यक्तियों में बेरी रोग हो जाता है, हमने शुरू में ही बताया था। इसके अलावा जो है अल्कोहल के सेवन करने वाले व्यक्तियों में भी विटामिन B1 की कमी हो जाती है। और वर्निक्स कारसाकॉफ सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, वो रोग भी हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। मतलब विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग तो होता ही है, साथ में जो है वार्निक्स कारसाकॉफ सिंड्रोम नाम की बीमारी भी हो जाती है। इसमें अभी जानेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले जाने विटामिन B1 के बारे में। देखिए बेरी रोग के बारे में जाने। तो देखिए, बेरी के लक्षण है, जो बीमारी होता है बेरी रोग, इसके क्या लक्षण होती है। तो देखिए, व्यक्तियों में भूख नहीं लगता है, ठीक है, अधिक कमजोरी महसूस होती है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है, चक्कर आना, जल्दी थकान हो जाता है, जल्दी थक जाते हैं, सांस फूलना, काम में मन न लगना, सिर में दर्द बना रहना, पेटों में दर्द रहना, डिप्रेशन, मानसिक एकाग्रता की कमी, पैरों में कमजोरी सा फील होना, चिड़चिड़ापन, निराशा, बात में गुस्सा हो जाना, वजन में कमी, अपच, डायरिया, उल्टी, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहना, नींद की कमी, हाथ पैरों की मांसपेशियों में तनाव होना और दर्द रहना, पिंडलियों में ऐंठन और दर्द होना, एड़ियों में भी दर्द की शिकायत रहना, मेमोरी पावर की कम होना, बॉडी में सूजन और हाथ, चेहरे, गर्दन में भी सूजन हो जाता है और हाथ पैरों की मसल है वो भी कम हो जाती है। तो ये जो है बेरी रोग के लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में बेरी रोग हो जाता है तो ये सारे लक्षण जो है उस व्यक्ति में, उस बच्चे में, जो है उस पेशेंट में देखने को मिलता है। अब अगर बात करें कि जो बेरी बीमारी है कितनी तरह की होती है, तो देखिए बेरी जो रोग होता है वो 3 तरह की होती है। पहला होता है ड्राई बेरी, वेट बेरी और तीसरा जो होता है इन्फेंटाइल बेरी।
इन्फेंटाइल बेरी जिसको हम बाल बेरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करें कि ये जो ड्राई बेरी है ये क्या है। तो देखिए, ड्राई बेरी जो रोग होता है ये एडल्ट में होता है। इसे ड्राई बेरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी में जो मसल्स है वो कमजोर हो जाता है, हाथ पैर सूख कर कांटे के समान हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, चलने में कठिनाई होती है। और न केवल हाथ पैरों की मसल कमजोर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बल्कि पूरे बॉडी की मसल ही नष्ट हो जाती है और बॉडी कंकाल की तरह जो है, कंकाल जैसे ढांचे की तरह दिखने लगती है। और नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम भी जो है व्यक्ति में हो जाती है। और हाथ पैरों की जो नर्व है वो भी डैमेज हो जाती है, पैर सुन्न हो जाते हैं, चलने फिरने में अत्यधिक कठिनाई होने लगती है, चलने में मसल्स में सुई चुभने जैसी तेज दर्द होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति लंगड़ा कर चलने लगता है, बिना सहारे से नहीं चल पाता है, चिड़चिड़ापन, भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है ड्राई बेरी रोग में। दूसरी बात करें वेट बेरी रोग, तो देखिए वेट बेरी जो रोग होता है इसका मेन सिम्टम्स होता है शरीर में सूजन आना। ठीक है, शरीर जो सूजन के कारण इस बेरी को ही वेट बेरी कहा जाता है। व्यक्ति के शरीर में सूजन हो जाता है, इसका मेन जो है लक्षण है और इसी के कारण इसको वेट बेरी कहा जाता है। सूजन शुरुआत में पैरों में होती है, जो धीरे धीरे बढ़कर हाथों, चेहरे और जो है गर्दन में भी आ जाती है। बॉडी की मसल कमजोर होकर नष्ट हो जाती है, लेकिन सूजन के कारण इसका पता आसानी से नहीं चल पाता है। मतलब बॉडी की जो मांसपेशियां है वो भी खत्म हो जाती है, लेकिन सूजन के कारण मांसपेशियां लगता है कि यहाँ फूला हुआ है, मसल जो है कम नहीं हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, ये सूजन की वजह से वैसा दिखती है, इसका पता नहीं लग पाता है। हार्ट कमजोर हो जाता है और निर्बल हो जाता है। हार्ट की जो मसल है वो भी कमजोर हो जाती है, हमारी जो हार्ट है उसकी गति भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी ज़्यादा कम हो जाती है। और चलने फिरने उठने बैठने पर जो है हार्ट जोर जोर से धड़कने लगता है, सांस लेने में भी कठिनाई होती है, हृदय का साइज जो है बड़ा हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या जो पल्स रेट है वो भी बढ़ जाता है। यदि समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो हार्ट की जो गति है रुकने से व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो ये जो है वेट बेरी के लक्षण है। जो व्यक्ति को वेट बेरी हो जाएगा उनमें ये सारे लक्षण देखने को मिलता है, तो इसका तुरंत जो है इलाज करना चाहिए, समय पे इलाज कराना जरूरी होता है। अब बात करें कि जो ड्राई और वेट बेरी है इसका क्या इलाज है, मतलब इसकी इलाज में हम क्या क्या दवाइयाँ देना चाहिए, कौन कौन सी जो है दवा देना है, ये चीज़ें का ध्यान रखें। तो देखिए वेट बेरी जो होती है और ड्राई बेरी से ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब जो वेट बेरी होता है वो ड्राई बेरी से ज़्यादा खतरनाक होता है और जानलेवा होता है, क्योंकि इसके हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। वेट बेरी में मैंने बताया कि हार्ट की गति तेज हो जाती है, कभी रुक जाती है, तो व्यक्ति को मरने जो है डेथ होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये जो है वेट बेरी जो होती है ड्राई बेरी से इसलिए खतरनाक होती है। वेट बेरी के ट्रीटमेंट में जो है, अब बात करें कि वेट बेरी में कौन कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए। तो देखिए वेट बेरी के इलाज में जो है 25 mg विटामिन B1 का जो है इंजेक्शन जो है 6 दिनों तक IM या IV देना चाहिए, जो कि आपको पोलिवियन नाम से आपको मिल जाएगा। 2 ml का एम्पूल जिसमें 10 mg थायमिन होता है, तो 25 mg आपको थायमिन जो है इंजेक्शन 6 दिनों तक देना चाहिए व्यक्ति में। 1 सप्ताह बाद जब पेशेंट का हेल्थ में सुधार हो जाता है, मतलब 6 दिनों तक देना चाहिए, और 6 दिनों में अगर पेशेंट में कुछ सुधार हो जाता है हेल्थ में, तो 3 सप्ताह तक 10 मिलीग्राम विटामिन B1 की टैबलेट या सिरप देना चाहिए। मतलब पहले 6 दिनों तक इंजेक्शन दीजिए और कुछ रिकवरी हो जाएगा तो उस समय जो है व्यक्ति में, पेशेंट में 10 mg विटामिन B1 की टैबलेट या सिरप देना चाहिए, जो कि आपको पोलिवियन नाम से टैबलेट या सिरप मिल जाएगा। और स्वस्थ सुधार होने के बाद पेशेंट के खान पान में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें जब 10 mg देने लगेंगे तो उसके हेल्थ में काफ़ी सुधार आ जाएगा। जब काफ़ी सुधार आ जाएगा तो उसके खान पान पे विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे भोजन में विटामिन B कॉम्प्लेक्स की मात्रा बढ़ाना, यानी जो खाना दिया जा रहा है व्यक्ति को, पेशेंट को, उसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स की मात्रा वाला भोजन जो है बढ़ा देना चाहिए। और पॉलिश किए गए चावल के भोजन के रूप में उसको नहीं देना चाहिए पेशेंट को। साबुत दाल, प्रोटीन युक्त भोजन आहार में शामिल करना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का सेवन भी पेशेंट को कराना चाहिए। अब हम बात करेंगे
तो ये जो है सेम टू सेम जो है ड्राई और वेट बेरी बेरी दोनों का सेम जो है इसका इलाज था। अब हम बात करेंगे कि बाल बेरी बेरी जो रोग है, इन्फेंटाइल जो बेरी बेरी रोग है, उसमें उसमें क्या क्या देखने को मिलता है प्रॉब्लम। तो देखिए बाल बेरी बेरी रोग जो होता है ये बच्चों में ही होता है, शिशुओं में ही होता है, इसलिए इसका नाम बाल बेरी बेरी रोग रखा गया है। यह कई कारणों से हो जाता है बच्चों में, जैसे दूध पिलाती माता के आहार में अगर पर्याप्त मात्रा में विटामिन B1 नहीं हो तो उसके दूध में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। अगर जो बच्चे हैं जो दूध पीते हैं उसके माँ की अगर उसके शरीर में आहार में जब जो भोजन करती है उसके आहार में विटामिन B1 की अगर कमी हो जाता है, तो जब माँ के शरीर में विटामिन B1 की कमी होगा तो दूध में भी विटामिन B1 की कमी होगा, तो उसका जो बच्चा पिएगा उसमें भी विटामिन B1 की कमी हो जाएगा, जिसके कारण बच्चे में भी जो है थायमिन की कमी हो जाएगा। तो माँ के दूध में थायमिन की कमी के कारण भी जो है ये बाल बेरी बेरी रोग हो सकता है। और बच्चों के कई कारण भी हो सकता है। बच्चों को पॉलिश किए गए चावल को पकाकर उसका भात या जो हलवा खिलाया जाता है उसके कारण भी जो है यह बीमारी हो जाती है। बाल बेरी रोग जो बीमारी होती है बाल बेरी बेरी, ये दो तरह की होती है। एक होती है कार्डियोवैस्कुलर टाइप और दूसरा होता है न्यूरिटिक टाइप। दो प्रकार के बाल बेरी बेरी रोग होता है। जो बच्चों में जो ये बाल बेरी बेरी रोग होता है ये दो तरह के, एक कार्डियोवैस्कुलर टाइप और दूसरा होता है न्यूरिटिक टाइप। कार्डियोवैस्कुलर टाइप जो होता है ये बाल जो बेरी बेरी रोग है यह 2 से 4 माह के बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। यानी 2 महीने से 4 महीने के जो बच्चे होते हैं उम्र के बच्चे, उनमें ये कार्डियोवैस्कुलर टाइप नाम की जो बीमारी है बेरी बेरी ये देखने को मिलता है। और स्वस्थ देखने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें अचानक ही विटामिन B1 की कमी का सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इस बीमारी में जो हेल्दी बच्चे हैं उनके शरीर में एकाएक ही जो है विटामिन B1 की कमी देखने को मिलता है और इसके सिम्टम्स देखने जो लक्षण है ये देखने को मिलता है, जिसके कारण उनकी जो है डेथ जो है 10 से 12 दिन के भीतर ही हो जाती है। तो ये इसलिए इसकी जो है तुरंत इलाज करना जरूरी होता है। अब बात करें कि कार्डियोवैस्कुलर टाइप जो बेरी बेरी बीमारी है इसमें क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो देखिए बॉडी की मसल जो है नष्ट हो जाती है। शुरू में ही बता दिए हैं कि विटामिन B1 की कमी होगा तो मांसपेशियां है वो गल जाएगी, नष्ट हो जाती है। हाथ पैर चेहरे और गर्दन जो है उसमें भी सूजन हो जाती है। सूजन की वजह से मसल जो है खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, उसका पता नहीं लगता है। सूजा हुआ हाथ पैरों है शरीर है तो पता ही नहीं लगेगा कि मसल नष्ट हुआ है, लेकिन असल में मसल जो है खत्म हो जाता है, नष्ट हुआ रहता है। हार्ट का जो साइज है वो भी बढ़ जाता है, लीवर का भी साइज बढ़ जाता है। बच्चों को भूख नहीं लगता है, भूख की कमी हो जाती है। बॉडी को सांस लेने में भी जो है काफ़ी कठिनाई होती है बच्चों में जो है बेबी को जो बच्चा है उसको सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है और डाइजेशन शक्ति भी कम हो जाती है, जिसके कारण बच्चा उल्टी करने लगता है, उसको बार बार दस्त लगने लगता है, डायरिया होने लगती है। अब बात करें दूसरी जो बाल बेरी रोग है ये न्यूरिटिक टाइप बीमारी। इस तरह की बेरी बेरी रोग जो होती है जो ये न्यूरिटिक टाइप जो बाल बेरी रोग है, यह जो बेरी बेरी रोग है ये 8 से 10 महीने के उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें होती है। इसमें बच्चे के जो नर्वस सिस्टम है उनमें अनेक तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इसका नाम न्यूरिटिक टाइप कहा गया है, क्योंकि ये जो नर्वस सिस्टम है उसी पे ये अटैक करता है, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उत्पन्न कर देता है। यह ड्राई बेरी बेरी की तरह ही होती है। जो ड्राई बेरी बेरी होता है सेम उसी की तरह ही होता है। पेरिफेरल नर्वस की प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों में और बच्चा चिड़चिड़ा और निराश रहता है, हो जाता है। बच्चा नींद से अचानक ही जागकर जोर जोर से रोने लगता है। जांघ की मसल जो है कमजोर और कोमल हो जाती है, जिसके कारण बच्चा चल फिर नहीं पाता है। सुस्ती आने लगता है बच्चे में, दौरे पड़ने लगते हैं और अत्यंत कमजोर हो जाता है और दुबला भी हो जाता है बच्चा। मसल जो है सख्त होकर जो है अकड़ जाती है, उसमें ऐंठन होने लगती है, जिसके कारण बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसका इलाज जो है तुरंत कराना चाहिए। बात करें अब इसका ट्रीटमेंट की कि क्या क्या इलाज करना चाहिए, क्या क्या दवाइयाँ देनी चाहिए। तो देखिए बच्चे को 5 से 10 mg थायमिन हाइड्रोक्लोराइड की इंजेक्शन जो है IV पहले दिन देना चाहिए। मतलब जो थायमिन विटामिन B6 की इंजेक्शन आता है
उसे IV पहले दिन देना चाहिए। उसके बाद 10 mg विटामिन B1 की इंजेक्शन IM देना चाहिए। पहले IV देना है पहले दिन, उसके बाद जो है IV देने के बाद जो है 10 mg ही IM देना है। मांसपेशियों में जो है 1 सप्ताह तक उसे देना है बच्चों में। उसके बाद जो है 5 mg से 10 mg की थायमिन के सिरप जो है बच्चों में 1 माह तक देनी चाहिए। अगर टैबलेट ले सकता है बच्चा तो टैबलेट भी दिया जा सकता है 5 से 10 mg 1 महीने तक। उसके बाद जो है 2.5 mg 1 माह तक रोज देना चाहिए। इस तरह से जो है लगभग 1.5 से 2 महीने तक जो है ये दवा चलाना चाहिए, और वो जो है ये जो न्यूरिटिक टाइप से है, कार्डियोवास्कुलर टाइप से ये ठीक हो जाएगी। अब तीसरी हम बात करें, जो बीमारी की बात करे थे विटामिन B1 की कमी से बीमारी होती है, वो है वार्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ये जो रोग है विटामिन B1 की ज़्यादा कमी होने से हो जाता है। मतलब विटामिन B1 की कमी से होता है, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो ये जो है वार्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम की बीमारी हो जाएगी। ये वयस्कों में होता है, जो एडल्ट व्यक्ति होती है उनमें होता है, या उन व्यक्तियों में अधिक होता है जो अत्यधिक मात्रा में जो है डेली शराब का सेवन करते हैं। मतलब ये जो व्यक्ति बड़े होते हैं उनमें होती है, और जो व्यक्ति हमेशा जो है डेली के डेली जो है ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, उनमें यह देखने को मिलता है। अब इसके लक्षण की बात करें कि क्या लक्षण देखने को मिलता है, तो देखिए इसमें जो व्यक्ति है उसकी आँख की जो पेशियां होती है, मसल होती है, वो कमज़ोर हो जाती है और क्षीण और नाजुक हो जाती है। मतलब आँखों की जो मांसपेशियां वो कमज़ोर भी हो जाती है, कम हो जाती है और नाजुक हो जाती है। आँख की पेशियां सुन्न हो जाती है, आँख की जो मसल है वो भी सुन्न हो जाती है। उनमें पैरालाइज भी हो जाता है, मतलब आँख की पेशियां पैरालाइज भी हो जाता है, जिससे ऑप्थेल्मोप्लेजिया नाम से जानते हैं यह बीमारी को, जिसमें आई बॉल होता है। इसमें क्या होता है, जो आई बॉल है उसके घूमने की गति में असाधारण रूप से वृद्धि हो जाती है। यानी जो आई बॉल है वो असाधारण रूप से बढ़ जाती है, और पेशेंट को चलने फिरने में भी अत्यधिक कष्ट हो जाता है, वह बिना सहारे के नहीं चल पाता है। अब बात करें कि जो ये वार्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम नाम की बीमारी है, इसके क्या इलाज है। तो व्यक्ति जो अल्कोहल लेता है तो ये ध्यान देना है कि उसमें ये होता है, तो उसको तो पहली बात कि अल्कोहल जो है स्टॉप कर देना चाहिए। पेशेंट को 10 mg जो है डेली देना है। याद रखना है, जो पेशेंट है जिनमें वार्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम हुआ है, उस व्यक्ति में 10 mg की टैबलेट या इंजेक्शन 10 mg डेली जो है 10 दिनों तक थायमिन की इंजेक्शन देना है या टैबलेट देना चाहिए। या तो 10 mg की टैबलेट दीजिए या इंजेक्शन देना है, जिसे 10 दिनों तक लगातार देना है। उसके बाद जो है आपको थायमिन की, जो कि आपको ये पोलिवियन नाम से इंजेक्शन मिल जाएगा, 2 ml की एम्पूल आता है, उसको दे सकते हैं, या टैबलेट भी आता है उसको दे सकते हैं, जो 10 दिनों तक देना चाहिए। उसके बाद मल्टीविटामिन की टैबलेट जो है 1 महीने तक देना चाहिए। उसके बाद जो पेशेंट है उसको मल्टीविटामिन की टैबलेट देना चाहिए। आप कोई भी मल्टीविटामिन A to Z मल्टीविटामिन आता है वो भी दे सकते हैं, कोई भी मल्टीविटामिन दे सकते हैं, उसे 1 महीने तक लगातार जो है देना है। 1 टैबलेट मल्टीविटामिन रोज खाना खाने के बाद देना है, जिसमें थायमिन भी हो। ये भी ध्यान रखना है कि जिसमें थायमिन की मात्रा भी हो उस टैबलेट में। जब पेशेंट की हेल्थ में सुधार हो जाएगा तो उसे संतुलित भोजन और विटामिन B युक्त जो भोजन है उसे देते रहना चाहिए। इससे उसकी हेल्थ जो है काफ़ी सुधार हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। अब बात करेंगे कि सोर्सेज ऑफ थायमिन, यानी थायमिन जो होता है ये किन किन चीज़ों से मिलेगा, क्या खाने से मिलेगा, किन किन चीज़ों से मिल जाएगा। तो देखिए, साबुत अनाज खाते हैं तो उनमें थायमिन की मात्रा बनी रहती है, उनमें कमी नहीं होगी। दाल यूज करिए, ऑयली सीड हो गया जैसे में मूंगफली, सोयाबीन, इसको भी खा रहे हैं तो आपके शरीर में जो है विटामिन B1 की कमी नहीं होगी। दूध, फल, हरा मटर, चना, सब्जी, हरा सब्जी, मांस, मछली, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो उनमें भी जो है विटामिन B1 की पूरी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में रहता है। ये चीज़ों का सेवन अगर कर रहे हैं तो आपके बॉडी में विटामिन B1 की कमी नहीं होगी।
अब हम बात करेंगे, ये तो था कि विटामिन B1 की कमी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारी होगा तो कौन सी दवा देना है, क्या लक्षण देखने को मिलता है, ये सारी जानकारी हुआ। अब हम बात करेंगे कि विटामिन B1 की अधिकता हो जाए, यानी बॉडी में अगर शरीर में विटामिन B1 जो थायमिन है, ये विटामिन अगर बढ़ जाए तो हमारे बॉडी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, विटामिन B1 जो है वाटर सोलुबल विटामिन है, इसलिए इसकी अधिकता से बहुत कम ही दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको ये जल में घुलनशील होता है, तो जल में घुलनशील की वजह से यह बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है, ये यूरिन और पसीने के द्वारा बॉडी से निकल जाता है। क्योंकि पानी में घुल जाता है तो यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा या पसीने के द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है, तो उसका ये इफेक्ट उतना हमारे बॉडी पे नहीं पड़ता है। हाँ, ओरली जो है, आप ओरल अगर 100 mg से 500 mg डेली विटामिन B1 लेते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कम अगर 100 mg से 500 mg तक भी दिया जा प्रतिदिन लेते हैं ओरल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इतनी ही मात्रा में अगर इंजेक्शन के द्वारा डेली लेते हैं तो कुछ जो है आपके बॉडी में टॉक्सिन उत्पन्न हो सकता है। तो ये चीज़ें याद रखना है कि आपको जो है ओरल ले सकते हैं, भोजन के द्वारा ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही इंजेक्शन के द्वारा विटामिन B1 की मात्रा ले लिए 100 mg से 500 mg, तो आपको बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, आपके बॉडी में टॉक्सिन भी पैदा हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था विटामिन B1 की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसकी अगली पार्ट भी आने वाली है। उस पार्ट में हम जानेंगे विटामिन B2 के बारे में, जिसमें उसकी संपूर्ण जानकारी जानेंगे कि क्या काम करता है, उसकी कमी से कौन कौन रोग होता है, अगर रोग हो जाए तो कौन कौन सी दवाइयाँ देकर ठीक किया जा सकता है, कितनी मात्रा में लेना है, और उसकी शरीर में अधिकता हो जाए तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सारी जानकारी अगले जो है आपको पार्ट में मिलने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आए इसका पार्ट 2 पार्ट 3 तो आपको जो है देखने को मिले। आपको अगर नॉलेज मिला है तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी का भी काम आ सके।